वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम MPMSU का है जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पेपर अप्रैल में कंडक्ट किया गया था जो अक्टूबर 2021 से और मार्च 2020 तक का सेशन था। उसमें ये पेपर है जो थोड़ा सा आपको ब्लड ज़रूर लग रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरे आंसर एक्यूरेट दे पाऊँ। इसी वीक में आई थिंक 23 और 24 क्योंकि आपकी डेट है जो डिक्लेयर है आपके एग्ज़ाम के लिए, टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे डेट उतनी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपका पेपर इसी मंथ में होने वाला है। तो यहाँ पर CCCH 042 पेपर है जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस, तो दोनों पेपर अवेलेबल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज हम यहाँ पर सेकंड पेपर देखेंगे CCCH का, एंड जो नेक्स्ट पेपर है वो भी हम आपके एग्ज़ाम के पहले आपको सॉल्व करवा देंगे। तो जो रिमेनिंग पेपर हैं आपके 2019 से 2020 तक जितने भी पेपर हैं सभी पेपर्स आपको अपडेट किए गए हैं, एक भी पेपर मिस नहीं हुआ है आपका। तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो आप उन पेपर्स को जाके ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था और जो हमारी सीरीज़ है क्लास के लिए वो कंटिन्यू रहेंगी। आज ये पेपर हम इसलिए है जो सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि आपके पेपर्स हैं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है इसलिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था पेन असेसमेंट यूजिंग एक्रोनाइम इज। तो पेन असेसमेंट के लिए एक्रोनाइम जो कि हम मेनोमिक्स कहते हैं जिसको, तो एक मेनोमिक्स यूज़ किया जाता है पेन असेसमेंट के लिए। तो पेन असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाने वाला मेनोमिक्स कौन सा है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर QRST UOP, UTSR QPO, PQRST U या फिर OPQRST U। तो पेन असेसमेंट के लिए एक जो एक्रोनाइम है जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? वो है यहाँ पर PQRST U। क्या है? PQRST U। अब यहाँ पर एक क्या है? PQRST U। तो यहाँ पर है प्रोवोकेटिव, पैलिएटिव, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव पेन, रीजन और रेडिएशन, मतलब कहाँ पर हो रहा है, सीवियरिटी क्या है पेन की, टाइमिंग क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, आप उस पेन को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर PQRST है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? पेन को असेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोलेरा अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया ऑफ। तो कोलेरा है जो किस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है? तो ऑप्शन में कोलेराई विब्रियो, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेराई या फिर कोलेरा विब्री। तो सबको पता है कि कोलेरा किसके थ्रू होता है? विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है यहाँ पर चेक फॉर सडन ऑनसेट ऑफ डायरिया विथ दी फॉलोइंग। तो यदि डायरिया होता है तो उसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर ब्लड इन स्टूल, नो म्यूकस इन स्टूल, पॉसिबल वॉमिटिंग या फिर नो स्पेसिफिक फीकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो डायरिया के साथ में कभी कभी और जनरली मोस्टली देखने को मिलता है वो क्या है? पॉसिबल वॉमिटिंग। क्या होता है? पॉसिबल वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज द हिमोटाइसिस पेशेंट में है फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम। तो जो हिमोटाइसिस के पेशेंट हैं उनमें और कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? सोर थ्रोट, ब्लड इन वॉमिटस, ब्लड इन स्टूल या फिर ब्लड विथ कफ। तो क्या है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यदि ब्लड इन वॉमिटिंग, क्योंकि जिसने पेपर दिया था उन्होंने पहले ब्लड इन वॉमिटस को मार्क किया फिर ब्लड विथ कफ को, तो ब्लड इन वॉमिटस है, दैट मीन्स क्या टर्म यूज़ करेंगे? हेमेटेमेसिस, एमेसिस वर्ड जुड़ जाएगा, बट यहाँ पर क्या है? टाइसिस। तो ये क्या है? ब्लड विथ कफ। यदि हेमेटेमेसिस कहते तो ब्लड इन म्यूकस, और यहाँ पर ब्लड विथ कफ है तो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? हेमोप्टाइसिस। और यहाँ पर आ जाएगा हेमेटोचेजिया। क्या है? हेमेटोचेजिया। नेक्स्ट वन इज ऑल आर वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक एक्सेप्ट। तो वार्निंग साइन सभी हैं हार्ट अटैक के किसी एक को छोड़कर। पाल्पिटेशन, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, एनीमिया, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर सभी साइन देखने को मिलेंगे, जो नहीं होगा वो। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ यू फाइंड एनी सस्पेक्ट केस ऑफ हार्ट अटैक व्हाट विल यू डू फर्स्ट। तो यदि आप यहाँ पर कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट आपको सस्पेक्ट होता है, आपको डाउट होता है कि इसको हार्ट अटैक आया है,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल द डॉक्टर, गिव 300 mg ऑफ एस्प्रिन, रिफर पेशेंट टू द हॉस्पिटल और पुट ऑन ऑक्सीजन मास्क। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप क्या देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर एस्प्रिन उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एपिस्टैक्सिस इज तो एपिस्टैक्सिस क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द ईयर, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज और ब्लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड द नोज। तो एपिस्टैक्सिस को नोज ब्लीडिंग कहते हैं और ये बाहर से नहीं अंदर से होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। आपको एग्जाम में यदि आप CHO, NHM या फिर CCHA का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एपिस्टैक्सिस के अलावा इसका मैनेजमेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑल आर ट्रू अबाउट ओटाइटिस मीडिया एक्सेप्ट। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है यहाँ पर। तो ओटाइटिस मीडिया में है जो सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर, ईयर एक, डिक्रीज्ड हियरिंग, हेडेक एंड टिनिटस। तो क्या साइन है जो देखने को नहीं मिले, ओटाइटिस मीडिया का जो साइन नहीं होगा वो होगा यहाँ पर टिनिटस, क्योंकि जब इनर ईयर अफेक्ट होगा, क्या होगा, इनर ईयर अफेक्ट होगा, जब जो वेस्टिबोकोक्लियर नर्व यहाँ पर अफेक्ट होंगी तब आपको टिनिटस रिंगिंग साउंड सुनाई देंगे। बाकी ये ईयर एक, डिक्रीज हियरिंग, हेडेक, ऑटोरिया एंड ईयर पेन होना, है सभी किसके साइन हैं, ये हैं ओटाइटिस मीडिया के। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द फीवर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी मेडिसिन है जो एज एन DOC के तौर पर ली जाती है फीवर के लिए, तो वो है यहाँ पर एसिटामिनोफेन। ऑप्शन में है टिनराजोल, एपिनेफ्रिन, एसिटामिनोफेन या फिर मेट्रोनिडाजोल। तो यहाँ पर जो मेडिसिन ली जाती है वो क्या है, यहाँ पर एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ केमिकल बर्न ऑफ स्किन हाउ यू कैन ट्रीट अफेक्टेड एरिया। यदि कोई केमिकल बर्न का पेशेंट है तो आप अफेक्टेड एरिया को कैसे ट्रीट करेंगे। ऑप्शन में वॉश द एरिया विद द सोप, फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट विथ कूल रनिंग वाटर, अप्लाई एन ऑइंटमेंट और बटर, कूल द एरिया विद द आइस। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यदि केमिकल बर्न का पेशेंट है तो जिस भी एरिया में वो जला है या फिर बर्न हुआ है वहाँ पर आपको रनिंग वाटर से एटलीस्ट 20 मिनट तक कंटिन्यूसली क्या करना है, उस एरिया को आपको रखना है रनिंग वाटर में, टैपिंग वाटर नल के नीचे भी आप एटलीस्ट 20 मिनट तक केमिकल बर्न पेशेंट को क्या है जो रख सकते हैं ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द 3 फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 फेज होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, वो है प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। सो हियर इज द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज द प्लस इन RMN-CHA इंडिकेट। तो यहाँ पर हमने RMN-CHA प्रोग्राम आपको एटलीस्ट 100 टाइम पढ़ा दिया होगा, तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। कंटिन्यूम ऑफ केयर, एडोलेसेंस इज ए इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, प्री प्रेगनेंसी फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन 2 में से आपका कोई एक आंसर होगा, तो इसमें से इन 2 में से आपको एक आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पॉइंट इंक्लूड बर्थ प्रिपेयर्डनेस आर। तो कौन से पॉइंट आपके इंक्लूड रहेंगे बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए। ऑप्शन में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल बर्थ अटेंडेंट, इनकरेज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, लोकेट नियरेस्ट फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको यदि पॉइंट इंक्लूड रखना है बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए तो आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा देना है जो स्किल बर्थ अटेंडेंट है, और प्लेस है ऐसे जहाँ पर स्किल बर्थ अटेंडेंट है जो डिलीवरी करवाएंगे, और फर्स्ट रेफरल यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज इफ वुमेन है फंडल हाइट मोर देन द जेस्टेशनल पीरियड इंडिकेट। यदि किसी वुमेन की फंडल हाइट है जो क्या है जेस्टेशनल पीरियड से ज़्यादा है, जेस्टेशनल पीरियड मान लीजिए 20 वीक है या फिर 25 वीक है, लेकिन उसका जो एब्डोमेन आप जो देखेंगे उसकी फंडल हाइट देखेंगे, यूट्रस हाइट देखेंगे, वो कितनी होगी आपको लगेगा कि 8 मंथ प्रेग्नेंट है। तो ये किस डिसीज़ में देखने को मिलेगा, फिर किस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, मिस्ड अबॉर्शन में, हाइडेटिफॉर्म मोल में, डायबिटिक मेलाइटस में या फिर ट्रांसवर्स लाइफ। तो यहाँ पर यदि फंडल हाइट की बात कर रहे हैं हम कि नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड उससे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर यदि हम VNS जो बुक्स हैं इनके अकॉर्डिंग बात करें तो उनमें हाइडेटिफॉर्म मोल है, बट नॉर्मली है जो डायबिटिक मेलाइटिस में देखने को मिलती है। तो आप इन दोनों में से कंफर्म करके बताइए कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो, क्योंकि बुक्स में ये है और जो अलग से हमने पढ़ा है उसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉर्ड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे ऑफ द लेबर रूम, तो लेबर रूम में कॉर्ड क्लैंप किस ट्रे में रखी जाती है? एपिजियोटोमी ट्रे में, बेबी ट्रे में, डिलीवरी ट्रे में या फिर मेडिसिन ट्रे में? तो कॉर्ड क्लैंप है जो किस ट्रे में रखा जाता है? डिलीवरी ट्रे में। नेक्स्ट वन इज एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन, तो प्रेगनेंसी में है जो एनीमिया कब कंफर्म किया जाता है? जब हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो? 11 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 13 ग्राम पर DL या फिर 12 ग्राम पर DL। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल जब भी 11 ग्राम क्या है 11 ग्राम पर DL से कम होता है तब कंसीडर किया जाता है यहाँ पर क्या? एनीमिया। फिर यहाँ पर इसकी है जो CBIT के बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन मिल्क हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर फार्मूला मिल्क, तो ह्यूमन मिल्क में क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू हम फार्मूला मिल्क के कंपेयर करते हैं? तो ह्यूमन मिल्क कंटेन्स मोर प्रोटीन, ह्यूमन मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ आयरन, ह्यूमन मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, या फिर ह्यूमन मिल्क इज एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन एटोपिक इलनेस। तो यहाँ पर ह्यूमन मिल्क के जो फायदे होंगे वो होगा ह्यूमन मिल्क में मोर प्रोटीन रहेगा एज कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क के। नेक्स्ट वन इज एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एक्लेम्सिया के यहाँ पर साइन क्या है? कन्वर्जन है, हेडेक एंड एब्डोमिनल पेन है, प्रोटीन यूरिया +2 और मोर है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका आपका आंसर साइन होंगे, सभी होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। यदि प्री एक्लेम्सिया पूछें तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बीच में उनमें कन्वर्जेंस का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्लेम्सिया में आते हैं बट प्री एक्लेम्सिया में नहीं आते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव द एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन गिवन अगेन विथिन, तो यहाँ पर यदि बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइम के अंदर इंजेक्ट करना है? 72 घंटे होंगे डिलीवरी के, 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 48 आवर ऑफ डिलीवरी, या फिर विदिन 1 आवर ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर यदि RH पॉजिटिव है और एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है तो कब करेंगे हम? विदिन 72 आवर ऑफ डिलीवरी के। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली इन्वोल्यूटिंग यूट्रस विल बी, इन्वोल्यूजन का मतलब है आफ्टर द डिलीवरी है जो यूट्रस अपने वापस बैक प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होगी तो वो स्टेज क्या कहलाती है? इन्वोल्यूजन ऑफ यूट्रस। तो इन्वोल्यूजन में यूट्रस कैसी होगी? सॉफ्ट एंड टेंडर, सॉफ्ट एंड नॉट टेंडर, फर्म एंड टेंडर, या फिर फर्म एंड सॉफ्ट एंड नॉट टेंडर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, तो यहाँ पर सेकेंडरी PPH क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर एनी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अपीयर्स एक्सेसिव आफ्टर फर्स्ट आवर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, एनी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अपीयर्स एक्सेसिव आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, एनी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अपीयर्स एक्सेसिव बिटवीन द 5th एंड 15th डे ऑफ परपीरियम, या फिर एनी वेजाइनल ब्लीडिंग इन परपीरियम विच इज सीवियर इनफ टू कॉज द पेशेंट टू बिकम शॉक्ड। तो यहाँ पर PPH सेकेंडरी PPH का मतलब है कि एनी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अपीयर्स एक्सेसिव आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज ग्रीनिश कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेजाइनल इन्फेक्शन, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ग्रीनिश कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ग्रीनिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपको बताना है और वेजाइनल इन्फेक्शन में ही होगा। तो क्या है? गोनोरिया, ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, या फिर ट्राइकोमोनियासिस। तो यहाँ पर जो ग्रीनिश कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उनमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर कहा है कि वेजाइनल इन्फेक्शन में, तो वो यहाँ पर ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस जो इन्फेक्शन है उसमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज इज द मोस्ट कॉमन सीन इन विच एज ग्रुप, क्या है? फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज किस एज ग्रुप में कॉमनली देखने को मिलेगी? 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में, 40 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में, 15 to 45 ईयर्स एज, या फिर 25 to 55 ईयर। तो जो फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिसीज है जो कॉमनली एज ग्रुप में देखने को मिलती है वो है यहाँ पर 20 से 25 साल की एज, कितना? 20 to 50 ईयर्स एज। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज, तो IUD इंसर्शन के जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है ब्लीडिंग, सेकेंड वन इज पेन बट फर्स्ट वन इज द ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज
ऑल आर द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेप्ट, तो सभी यहाँ पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं किसी एक को छोड़कर। DMPA जो कि एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। लेवोनोजेस्ट्रोल एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, नॉरहेस्टेरोन एथेनेटेट, DMPA सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ए सभी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन जो लेवोनोजेस्ट्रोल एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल है, माला डी और माला एन का केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रेरणा रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्कीम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक पेरेंटहुड स्कीम है, क्या है, प्रेरणा स्कीम। तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर, एज ऑफ गर्ल एट टाइम ऑफ मैरिज शुड बी 19 ईयर्स, स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, या फिर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो यहाँ पर प्रेरणा स्कीम है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं यहाँ पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं वो क्या है, एज ऑफ गर्ल एट टाइम ऑफ मैरिज शुड बी 19 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज 27, What are the factors that contribute to teenage pregnancies except, तो टीनेज प्रेगनेंसी के लिए सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक को छोड़कर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लैक ऑफ गाइडेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर एज फैक्टर। तो ऐसी प्रेगनेंसी जो बिलो 18 ईयर के हैं जो और 15 ईयर में मेनली कंसीव हो जाती हैं वो क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स स्पेशली गरीबी है जो मेन रीज़न हो जाता है, लैक ऑफ गाइडेंस और एज फैक्टर ये सभी हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स विच कंट्रोल द PPH। तो पोस्टपार्टम कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ऑक्सीटोसिन, अर्गोमेट्रिन, कार्बोप्रोस्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी किसके लिए, PPH को, पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेडिसिन होगी वो कौन सी होगी, तीनों के नाम दिए हुए हैं, एटलीस्ट हमने इनको 20 टाइम्स तक पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कार्बोप्रोस्ट, क्या है, जो कि PPH को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तीनों होंगे, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन भी देते हैं हम, अर्गोमेट्रिन भी देते हैं, लेकिन अर्गोमेट्रिन कुछ केस में क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। कार्बोप्रोस्ट भी दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद टीनेज प्रेगनेंसी। तो टीनेज प्रेगनेंसी में कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो नहीं होगा, एनीमिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, PIH या फिर अनसेफ अबॉर्शन। क्या है जो यहाँ प्रेगनेंसी में है जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फर्स्ट एनीमिया, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और अनसेफ अबॉर्शन। लेकिन जो नहीं है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस टिपिकली अपीयर्स बिटवीन विच एज। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब देखने को मिलता है, 14 डेज में, 24 to 72 आवर में, विद इन 24 या फिर 4 to 5th डे। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है कब देखने से जनरली कब देखने को मिलेगा, 24 से 72 घंटों में। नेक्स्ट वन इज माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड यूजिंग टॉपिकल ऑइंटमेंट्स ऑफ। तो जो माइनर बर्न होते हैं उनको कौन से ऑइंटमेंट्स हैं जो ट्रीट कर सकते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स मीन्स स्किन के ऊपर है जो लगा सकते हैं, सिल्वरेक्स, टेट्रासाइक्लिन, जेंटसेन वॉयलेट या फिर ट्राई अमीकासिलिन। तो यहाँ पर क्या है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो है सिल्वरेक्स। नेक्स्ट वन इज टिम्पेनोप्लास्टी इज। तो टिम्पेनोप्लास्टी क्या है, रिपेयर ऑफ मास्टाइड बोन, रिपेयर ऑफ ऑसिकल्स, रिपेयर ऑफ ईयर ड्रम। तो टिम्पेनोप्लास्टी है जो यहाँ पर क्यों की जाती है, किसके लिए, तो टिम्पेनोप्लास्टी है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ये यूज़ की जाती है मिडिल ईयर को ट्रीट करने के लिए, किसके लिए, मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर का पार्ट्स यहाँ पर क्या है, वो है ईयर ड्रम। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वैक्सीन दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG। ऑप्शन में HCG, MMR, DPT एंड BCG। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्डोमिनल पेन इन द रीजन डेनोट ट्रायंगल कॉज्ड बाय। तो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लेकिन जो ट्रायंगल रीजन को यहाँ पर देखिए टॉप लेयर पे जो यहाँ पर बताया गया है एपिगैस्ट्रिक रीजन है,
तो यहाँ पर जो पेन हो रहा है वो कौन सा है, क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कौन सा पेन यहाँ पर हो रहा है, डिनोट किया जा रहा है ट्रायंगल से, वो क्या है, क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट वन इज What action should be taken when foreign body in the esophagus? यदि ईसोफेगस में कोई भी फॉरेन बॉडी मटेरियल चला जाता है तो आप क्या करेंगे, टेक द बेड रेस्ट, गिव लिक्विड अबाउट मिनिमम 500 ml, हेमलिच मैन्यूवर या फिर एडमिनिस्टर द ग्लिसरीन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईसोफेगस में यदि कुछ फॉरेन मटेरियल चला जाता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हेमलिच मैन्यूवर, क्या है, हेमलिच मैन्यूवर, जिससे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन इज If the child has wheezing and either fast breathing or chest indrawing present, the nurse should do। तो यहाँ पर यदि किसी बच्चे के लिए wheezing साउंड आ रहा है, फास्ट ब्रीदिंग है, चेस्ट इंड्रॉइंग देखने को मिल रही है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, रिफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल, गिव अ ट्रायल एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर अप टू 3 times, या फिर असेस द वाइटल साइंस एंड गिव अ विटामिन ए। तो यहाँ पर आपको यदि बच्चे को साइन दिखाए हैं, सभी निमोनिया के साइन हैं, किसके हैं, निमोनिया के साइन यहाँ पे बताए हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ कंडीशन स्क्रीन अंडर RBS के एक्सेप्ट। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी कंडीशनों की स्क्रीनिंग की जाती है, किसी एक को छोड़कर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट या फिर एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन इज व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRHM लॉन्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो RBS के प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRHM के तहत कब लॉन्च किया था, फरवरी 2013 में। कब, फरवरी 2013 में। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, किल्ड वायरल, लाइव बैक्टीरियल, लाइव वायरल या फिर किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। तो जो MMR वैक्सीन है किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव वायरल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, ये लाइव वायरल वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट एंड डॉक्सीसाइक्लिन यूज्ड फॉर विच आई डिसीज। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है जो किस आई डिसीज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन में है यहाँ पर ट्रोकोमा, कॉर्नियल अल्सर, केराटाइटिस एंड रेड आइज। तो टेट्रासाइक्लिन है किस आई डिसीज के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। दोनों ही एंटीबायोटिक हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन है जो दोनों यूज की जाती है। मेनली टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन होती है जो ट्रोकोमा के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अदर आई डिसीज है उसके अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तब भी डॉक्सीसाइक्लिन भी है जो आई डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो यहाँ पर आप मार्क है जो एक को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस कॉर्ड। तो यदि टेस्टिस में इन्फ्लामेशन है तो हम क्या कहेंगे, ऑर्चाइटिस, वेरिकोसील, हाइड्रोसील या फिर हर्निया। यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्चाइटिस। नेक्स्ट वन इज द टर्म मेनिंगोसील मीन्स। तो मेनिंगोसील का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट, CSF कलेक्टेड इन अ सिस्ट, मेनिंग्स प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या है जो टर्म यूज़ किया जाएगा मेनिंगोसील के लिए, क्या है, मेनिंगोसील के लिए कौन सा टर्म है जो यूज़ होगा, तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द मेनिंग्स प्रोट्रूड्यूस आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस, इट इज टर्म्ड एज। तो यदि यूरेथ्रा कहाँ पर ओपन हो रहा है, डॉर्सल सरफेस पर, तो हम इसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन में है यहाँ पर एपिस्पेडियासिस, हाइपोपेडियासिस, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म या फिर एनोरेक्सिडिज्म। तो क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगा वो होगा एपिस्पेडियासिस। क्या होगा, एपिस्पेडियासिस। यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोपेडियासिस। तो दोनों में क्या होता है, यदि डॉर्सल सरफेस में यूरेथ्रल ओपनिंग कहें तो क्या है, एपिस्पेडियासिस, और वेंट्रल सरफेस में कहें तो हाइपोस्पेडियासिस। तो यहाँ पर क्या पूछा है, डॉर्सल में, तो क्या है, एपिस्पेडियासिस। नेक्स्ट वन इज नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन कीमोथेरेपी, व्हेन शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक। तो यहाँ पर एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं वॉमिटिंग के लिए। वॉमिटिंग होती है जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है,
तो यहाँ पर हमें कब देना है एंटी एमेटिक्स एजेंट रेडिएशन कीमोथेरेपी के पहले 30 मिनट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरेपी इमीडिएटली आफ्टर नोजिया बिगन्स या फिर व्हेन थेरेपी इज कम्प्लीटेड। तो कोई भी एंटी एमेटिक्स है या फिर किसी भी मेडिसिन की यदि हम बात करते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले, और यहाँ पर एंटी एमेटिक कही जा रही है कीमोथेरेपी के पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग होती ही है, तो यहाँ पर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 30 मिनट बिफोर द रेडिएशन और इनिशिएशन थेरेपी के हम एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस किसको होंगे सबसे ज़्यादा, लेट मीनार्ची में, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी वालों को, या फिर नो प्रेगनेंसी, या फिर अर्ली मेनोपॉज में। तो जो ब्रेस्ट कैंसर के चांस होते हैं नो प्रेगनेंसी में, यदि कोई प्रेग्नेंट ही ना हुआ हो तो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन कौन सा है। ऑप्शन में है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ऑफ TURP, रेडियल प्रोस्टेक्टोमी, बायलेटरल ऑर्किटेक्टोमी, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर और TURBT। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन। यदि आपको कैंसर ऑफ प्रोस्टेट में पूछे, प्रोस्टेट कैंसर में, तो होता है रेडियल प्रोस्टेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ड्रग्स टू किल ट्यूमर सेल्स बाय सेलुलर फंक्शन एंड इंटरफेयरिंग रिप्रोडक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ड्रग्स को हम यूज़ कर रहे हैं ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए, और जो उनका रिप्रोडक्शन है सेल्स का, उनके फंक्शन को भी इंटरफेयर करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, क्रायोसर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, या फिर इंटरफेरॉन। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इन्होंने पहले ही कहा है कि ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं, तो क्या होगी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड वुमेन बिगन पैप टेस्ट स्क्रीनिंग। तो पैप टेस्ट स्क्रीनिंग की जाती है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। तो यहाँ पर पैप टेस्ट स्क्रीनिंग कब करवाना स्टार्ट करना चाहिए, नो लेटर देन एज 12, एज एट 21, नो लेटर देन एज 30, या नन ऑफ द अबव। तो पैप टेस्ट स्क्रीनिंग करवाना चाहिए एट द एज ऑफ 21। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ किल्ड वैक्सीन, दैट मीन्स वो क्या है, लाइव वैक्सीन है। तो ऑप्शन में पर्ट्यूसिस, कोलेरा, MMR एंड साल। क्या है, कोलेरा, क्योंकि कोलेरा क्या है, एक लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो यदि डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं हम, तो साइड इफेक्ट क्या होंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपरटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन, डिक्रीज्ड आउटपुट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट यहाँ पर क्या है, किसके, डायरेटिक्स के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो साइड इफेक्ट होगा वो होगा पोस्टरल हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए तो यूज़ ही की जाती है। यहाँ पर आउटपुट है जो बढ़ेगी ना कि घटेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर B6, विटामिन C, A, या फिर D। सबको पता है विटामिन डी है जो हेल्पफुल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच इज साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, बोन मैरो डिप्रेशन, या फिर डायरिया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कॉज करती है, हियरिंग लॉस, या फिर 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम भी कौन करेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर इज। तो लेबर के टाइम पर सीवियर एनीमिया है जो किसका है जो कॉम्प्लिकेशन बन सकता है, सीवियर एनीमिया है। यदि सीवियर एनीमिया कब कंसीडर किया जाता है, जब हीमोग्लोबिन लेस देन कितना हो, 7 ग्राम पर DL से। तो किसका कॉज बनेगा, ऑप्शन है प्री एक्लेम्सिया, प्रीमेच्योर डिलीवरी, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या यूट्राइन एनेटिया। लेबर के टाइम पर ही कहा है, तो क्या होगा, यूट्राइन एनेटिया। क्वेश्चन नंबर 54, नेम दिस फ्रैक्चर। तो यहाँ पर इमेज उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो फ्रैक्चर के टाइप होते हैं उनमें से क्वेश्चन आया है। बट यहाँ पर जो एरो लगा के जो चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पर जो यदि इमेज आप इसको गूगल करके देखेंगे तो आपको इस तरीके की इमेज मिल जाएगी, जिसमें छोटे छोटे हैं जो
जैसे लकड़ी को हम तोड़ते हैं तो लकड़ी है जो पूरी नहीं टूट के थोड़ी सी फंसी हुई रहेगी, उसी टाइप से यहाँ पर इमेज उतनी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपको फ्रैक्चर के टाइप में यदि आपको इमेज देखनी हो तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें चारों टाइप के फ्रैक्चर बता देंगे, क्योंकि इमेज उतनी क्लियर नहीं है। बट यदि आप गूगल करके इस इमेज को देखेंगे तो एक ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर निकलेगा। नेक्स्ट वन इज अ सडन फीलिंग ऑफ वीकनेस और नमनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी इज कॉमन सिम्टम ऑफ। यहाँ पर जो सिम्टम कहे हैं, फीलिंग ऑफ वीकनेस बहुत ही जल्दी, फेस पर नमनेस होगी आपको, आर्म एंड लेग्स में आपको लगेगा कि आपके हाथ पाँव में जान ही नहीं है। तो ये किसके साइन है? स्ट्रोक के, शॉक के, हार्ट अटैक के या फिर चोकिंग के। तो ये सभी साइन किसके हैं? स्ट्रोक के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सही पॉइंट्स इनमें से क्या होंगे? पॉइंट्स है यहाँ पर, ओल्डर वुमन आर मोर लाइकली टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट ब्रेस्ट लम्प्स आर कैंसर, स्मोकिंग में इंक्रीज योर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर, रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस योर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ओल्डर वुमेन में चांस ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं जनरली वो कैंसर फॉर्म में ही रहते हैं, और यहाँ पर आप एक्सरसाइज के थ्रू इसको है जो प्रिवेंट कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। बट फिर भी आप इसके लिए एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो कहा है स्मोकिंग में इंक्रीज रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो स्मोकिंग है जो लंग्स कैंसर के लिए कॉज करेगी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन गिवन इन। तो CPR देते हैं हम, तो चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पर देना है? अपर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, मिडिल ऑफ स्टर्नम या फिर स्किफॉइड, कहाँ पर देना है? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में। नेक्स्ट वन इज फॉर चिल्ड्रन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड इन। तो बच्चों में IM इंजेक्शन कहाँ पर दिए जाते हैं? मिडिल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। तो बच्चों में जो IM इंजेक्शन दिए जाते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी लॉस हाउ मेनी % ऑफ वेट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। जो बच्चे होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ उनका कितना वेट है जो लॉस होता है? 1%, 5%, 10% या फिर 20%। तो ये होता है जो लॉस होता है न्यूबॉर्न का फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, तो होता है 10%। कितना होगा? 10%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 10%, ऑप्शन नंबर सी। 10% वेट लॉस होता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैग हेयर साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विद द कंडीशन ऑफ। तो फ्लैग हेयर साइन है जो किसमें देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर क्वासियोरकर, मरासमस, स्किन डिसऑर्डर या फिर पेलाग्रा। जो फ्लैग हेयर साइन देखने को मिलता है क्वासियोरकर में। किसमें देखने को मिलेगा? क्वासियोरकर में साइन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके हेयर हैं जो बेंड होते हैं, जैसे आपने झंडा देखा है उसमें बेंड होते हैं, 3 कलर्स होंगे, उसी टाइप से आपके बालों में भी फ्लैग हेयर टाइप झंडे जैसे बेंड देखने को मिलेंगे अलग अलग कलर के। तो उसको क्या कहा गया? फ्लैग हेयर साइन। नेक्स्ट वन इज ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर मास डिवॉर्मिंग कैंपेन। तो कौन सी मेडिसिन है जो डिवॉर्मिंग के तौर पर यूज़ की जाती है? ऑप्शन में है एंटी हेलमेंथिक्स, अमोडियोक्विन, एंटामीविक या फिर एंटीबायोटिक। क्या यूज़ किया जाता है? एंटी हेलमेंथिक, कृमिनाशक जो दवाई है हिंदी में कहें तो वही है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज AED, एंटी एपिलेक्टिक ड्रग्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। द मेन ग्रुप इंक्लूड्स। तो यहाँ पर जो AED ड्रग्स हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इनको इंक्लूड किया गया है ग्रुप में। मेन ग्रुप कौन सा है? गाबा, ग्लूटामेट ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर या फिर ऑल दी अबव। नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम। तो यहाँ पर आपको डिसीज कंडीशन दी हुई है और आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ी मिलाने के लिए जो पॉइंट्स दिए वो ट्रोकोमा, केरेटाइटिस, एपिस्टेक्सिस या फिर स्ट्रॉइडर। तो इनको आप कैसे है जो मैच करेंगे, दैट मीन्स किसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। तो ट्रोकोमा के लिए क्या यूज़ किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन, तो ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस होगा ए।
ट्रोकोमा को किससे ट्रीट करते हैं? टेट्रासाइक्लिन से। केरेटाइटिस के लिए जनरली सीलियरी इंजेक्शन दिया जाता है। एपिस्टैक्सिस के लिए हम कैसे है जो ट्रीट कर सकते हैं? लिग्नोकेंसियो स्टेरॉइडर क्या है? डेक्सामेथासोन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेंस ईचिंग पर्टिकुलरली एट नाइट herald the development of localized erythematous exoccluted lesion which appear about 6 to 8 weeks after the initial infestation। तो यहाँ पर क्या है? पेडिकुलोसिस है, स्केबीज है, पायरियासिस है या फिर वेरिसेला है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है स्केबीज। क्या है? स्केबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 65, क्वेश्चन नंबर 65। All these are the birth defect are covered under RBSK screening, early detection and free management except तो NTD, टेलीपेस, ROP है जो यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं, ड्यूडेनल एट्रेसिया नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज द स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन सी, ए, फॉलिक एसिड या फिर नियासिन। किसकी कमी के कारण होता है स्पाइना बाइफिडा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर के सिम्टम कौन से नहीं हैं? वाइट और रेड पैचेस इन द ओरल कैविटी। क्या है? वाइट और रेड पैचेस इन द ओरल कैविटी। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट लॉस, ब्लीडिंग गम्स या फिर पेन इन द एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो रेड पैचेस हैं देखने को मिलेंगे कहाँ पर? ओरल कैविटी में। तो इनके लिए यहाँ पर ओरल कैविटी में रेड और वाइट पैचेस दिखाई देना या फिर वेट लॉस होना एंड ब्लीडिंग गम से साइन है, लेकिन एब्डोमेन में पेन होना ये साइन नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच IV फ्लूइड गिवन टू PPH वुमेन इनिशियली। तो PPH में कौन सा IV फ्लूइड है जो इंजेक्ट किया जाएगा? ऑप्शन में हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक प्लस 5% डेक्सट्रोज। तो PPH में है जो कौन सा फ्लूइड है जो क्या किया जाएगा? एडमिनिस्टर किया। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म इज ट्रीटेड बाय। तो पार्किंसन के लिए कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग से ट्रीट करते हैं? तो वो डोपामाइन। लास्ट है यहाँ पर द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा न्यूनेट्स की डेथ किसके कारण होती है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS या फिर HIE। मोस्टली न्यूनेटल डेथ होती है इंडिया में किसके कारण? प्रीमेच्योरिटी के कारण। तो आई होप आपके लिए जिन भी लोगों ने पेपर अब देने वाले हैं आपके लिए पेपर हेल्पफुल रहे, और अभी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको करेक्ट करके बताएं, और भी आपके जो डाउट हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और आज की क्लास है जो रात में 9:30 पे होगी, तो आप प्लीज़ ज्वाइन जरूर कीजिए सभी लोग।